नमस्कार। जी। डॉक्टर स्वामी, आज हम जिस व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं उसको हम अनोखा व्यक्तित्व कह सकते हैं। हाँ। अनोखा इसलिए कि आज हम नानाजी देशमुख की बात कर रहे हैं और मैंने अनोखा शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे, उससे जनसंघ में आए, सक्रिय राजनीति में आए। एक राजनीति का व्यक्ति अगर मंत्री पद उनको आमंत्रित किया जाए और मंत्री पद लेने से मना कर दें, हाँ, फिर हाँ, वो वापस समाज सुधार के लिए चले गए। हाँ। उन्होंने देश का पहला रूरल यूनिवर्सिटी ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किया चित्रकूट में जी। और लोकसभा में भी एक टर्म में रहे, राज्यसभा में भी रहे। आपका उनसे बहुत नजदीक का संबंध रहा था प्रारंभ से हाँ, और आपने पिछली बार उनका जिक्र भी किया था कि 1974 में जब आप राज्यसभा के लिए पहली बार जी, जनसंघ ने आपको बुलाया था, तो जी। नानाजी देशमुख के माध्यम से आपका संपर्क रहा। तो आज नानाजी देशमुख के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, नाना जी संगठन मंत्री थे जनसंघ के, माने आरएसएस की प्रतिनिधि जो जनसंघ का संगठन देखता है। तो ये उस समय वो बीजेपी के मेंबर, वो तो नाम के लिए था, परंतु ये वास्तव में संघ के प्रतिनिधि के रूप में वो जनसंघ में थे। मैं पहला मेरा जनसंघ का संपर्क हुआ जब मैंने एटम बॉम्ब पर एक बहुत जो बहुत प्रसिद्ध हो गई है और आज भी प्रसिद्ध है, वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जो वामपंथी का मैगजीन है, परंतु उसमें मैंने मैट्रिक्स एनालिसिस और सेट थ्योरी को उपयोग करके मैंने एक पेपर पब्लिश किया 1969 में, जिसमें मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान एटम बम बनाएगी तो सिर्फ जो प्रोपेगेंडा चल रही थी कि इकोनॉमी फिर खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, विसर्जित हो जाएगा, ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था। उसके जगह में इतनी नौकरी पैदा होंगे, मैट्रिक्स एनालिसिस से मैंने निकाल के दिखाया, और इतना अपनी ग्रोथ रेट में यानी उसकी बढ़ोतरी होगी। तो ये जब पब्लिश हुआ तो ये बहुत हंगामा इसने किया इससे, क्योंकि कई पार्लियामेंट के मेंबर जैसे कृष्णकांत थे, चंद्रशेखर थे, ये सब लोगों ने उस पेपर को लेकर इंदिरा गांधी को दिया और कहा, देखिए ये पश्चिमी प्रोपेगेंडा के मत देखना, इस पर इसके आधार पर हमें एटम बम बनाना चाहिए। और तो उस समय जनसंघ के तरफ से संसदीय दल पर मुझे आमंत्रित किया जगन्नाथ राव जोशी, जिसका नाम आजकल सब भूल गए, परंतु वहाँ महावीर थे, बहुत सुंदर भाषण देते थे, जितना वो जनता को जुड़ा सकते थे आम सभा में, कोई वाजपेयी उसकी बराबरी थे, उससे कम नहीं थे, वो ज्यादा नहीं थे। तो उसने मुझे चिट्ठी लिखा, क्योंकि मैं आया था 3 महीने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने के लिए और देखने के लिए ये संस्था में मुझे प्रोफेसर की जो निमंत्रण थी उसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं आया हुआ था। फिर मैं वापस हार्वर्ड चले गया और तो वहाँ उनको मेरी चिट्ठी आई कि हम आपको हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी में आमंत्रित करने चाहते हैं और आप उसको संबोधित करिए। तो मैं संबोधित करने के लिए गया, उसकी अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी ने की, और अटल बिहारी वाजपेयी तो उस समय तक मेरे भाषण के सुनने के पहले तक वो बॉम्ब के विरोधी थे। कहा कि इसे वही जो आर्गुमेंट्स लिबरल्स देते थे वही देते थे। लेकिन हमारी उस मीटिंग में इतने प्रभावित हुए सारे संसद के दल, सब हमारी जय जयकार करने लगे और वाजपेयी जी ने भी संबोधित करते हुए या समर्पण समाप्ति करते हुए कहा कि मैं आज तक तो विरोध में था, परंतु अब मैं पूरा विश्वास हो गया कि हम एटम बम बना सकते हैं। उसके बाद ये सब पीछे पड़ गए थे कि जनसंघ में जुड़िए। तो मैं एक दिन मुझे निमंत्रण आया कि मैं सुना है कि मैं कोई स्वदेशी प्लान बना रहा हूँ, और मैं बना रहा था।
उसको आप जनसंघ का अधिवेशन में आप उसको प्रस्तुत करिए। तो जनसंघ का अधिवेशन पटना में था और वो दिसंबर एंड में, तो मैं वहाँ गया और वहाँ मंच से जो कार्य समिति जो मंच में बैठी थी उसके साथ उनके बीच में बैठकर फिर मैंने भाषण दिया कि हम विदेशी मदद के बिना, माने मैंने विदेशी पूंजी की बात नहीं की, मैंने कहा फॉरेन एड जो सरकार देती है उसके बिना हमारी ग्रोथ हो सकती है और वो 10% में बढ़ सकती है। जो 3.5% है ये तो बिकॉज ये निकम्मा लोग हैं, इनको इकोनॉमिक्स पता नहीं है और इसीलिए वो ऐसे ही 3.5% जो सोवियत रूस ने बताया वही किया है। लेकिन हम लोग यदि ये प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और सोशलिज्म छोड़ देंगे तो हमारी ग्रोथ रेट 10% जा सकती है। तो उसमें इतनी प्रशंसा हुई कि भावुक होकर वाजपेयी ने अनाउंस कर दिया कि डॉक्टर स्वामी जनसंघ में शामिल हो रहे हैं। मैंने कोई एप्लीकेशन तो दिया नहीं था और वो हमारी कार्य समिति के सदस्य बनेंगे और हमारी आर्थिक के मामलों में वही हमारी प्रवक्ता होंगे। तो बस उसमें सारे लोग इतने जो लिबरल लोग थे, लेफ्ट विंग थे, वो सब मेरे खिलाफ हो गए। इसीलिए जो मैं दिल्ली स्कूल में प्रोफेसर बनने वाला था वो उन्होंने बंद कर दिया, रोक दिया। और दूसरे तरफ हमें एक और ऑफर थी जब मैं हार्वर्ड में था, वो तो आईआईटी से था कि जैसे एमआईटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट बनाई गई, आप यहाँ आकर उसको बनाइए। तो उसको मैंने स्वीकार किया और उसमें मनमोहन सिंह के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने सबके विरुद्ध में उन्होंने मेरे नाम प्रस्तुत करके मैं प्रोफेसर आईआईटी का बना। तो जब मैं पटना में था तो तंबू में रहते थे हम सब लोग। आजकल तो सब 5 स्टार होटल में रहते हैं, परंतु उस समय हम तंबू में थे और नाना जी, हम 4-5 लोग थे उसमें, जगन्नाथ राव जोशी, तो नाना जी एक थे। तो राजा जी ने पहली बार हमें हमारे साथ उन्होंने अपना परिचय किया और बताया और कहा दिल्ली में वो मिलेंगे। तो जब मैं वापस आया तो दिल्ली में उनका मिलने आने और कभी मुझे जनसंघ के कार्यालय में बुलाकर चाय वाय में 4-5 लोगों से बात करना। और नाना जी को एक बुद्धिजीवी की क्वालिफिकेशंस नहीं थी, माने कॉलेज डिग्री ये वो इतने ऐसा कुछ नहीं था ज्यादा, लेकिन उनके जो विचारें थी और जो इतने सुव्यवस्थित और इतने पढ़कर और पढ़ते थे बहुत, तो उनका उनके साथ वो धीरे धीरे हमारी निकटता बढ़ी। अब 1974 मुझे आईआईटी से निकालने के बाद कहीं नौकरी नहीं मिली और यही इंदिरा गांधी अपेक्षा कर रही थी कि मैं अमेरिका वापस चले जाऊंगा, जैसे लोग जाते थे उन दिनों में, तो सब चले जाते थे और मैंने तो तय किया कि मैं नहीं जाऊंगा और एकेडमिक्स छोड़ना भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हमारे जो प्रोफेसर्स थे मेरे साथ, मुझे पढ़ाए थे, मेरे साथ जॉइंट ऑथर्स थे, पॉल सैमुएल्सन, साइमन कुजनेट्स मेरे थीसिस एडवाइजर थे, सब बहुत नाराज हुए मुझसे। और क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि मैं जो रिसर्च किया था हार्वर्ड में उसको और थोड़ा आगे करूंगा तो नोबेल प्राइज मुझे मिलेगी, इन दोनों को मिल गई थी। तो वो दुखी थे, परंतु मैंने कहा नहीं, मैं ये मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा और यहाँ और कुछ करूंगा। तो फिर जनसंघ ने मेरे सारा देश में घुमाने के लिए फैसला किया। उसका पीछे नानाजी थे, वो बड़े बड़े भीड़ जुटाते थे, अखबारों में छपती थी, तो हमारी प्रसिद्धि बढ़ी। तो नाना जी मेरे एक प्रकार के संरक्षक बन गए और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों को एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए दीनदयाल जी के नाम पर। और वो दीनदयाल जी के नाम पर एक एक ईंट लगकर वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी। इतनी मुश्किल हालत थी क्योंकि 71 में इंदिरा गांधी को 2/3 बहुमत मिल गई और सारा रूस जम गया हिंदुस्तान में, वामपंथी लोग सब जगह में बैठ गए कैबिनेट में, तो जनसंघ को निशाना बनाया था उन्होंने।
तो हमें 5 रुपया मिलने के लिए तकलीफ थी, परंतु नाना जी की जो कुशलता थी, वो चुपचाप गुप्त रूप से बम्बई में जाकर पैसा लेकर आते थे। तो उसमें एक हिस्सा वो दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के लिए की। और तो मैं दीनदयाल इंस्टीट्यूट में कैसा रिसर्च होनी चाहिए, कौन सी डिपार्टमेंट होनी चाहिए, सारी चीज उनको बताते रहा। तो उनका मेरा मिलने के अब घंटे घंटे होने लगी, 3 घंटे, 4 घंटे। तो उनकी जो सारी कल्पना को क्रियान्वित करने के लिए एक बुद्धिजीवी के रूप में उसको प्रस्तुत करना, ये सब मैं करने लगा। तो जब इंस्टीट्यूट बनी, गुरु गोलवालकर ने उसका उद्घाटन किया था और मैं उसका सेक्रेटरी जनरल बना, नाना जी डायरेक्टर बने और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरमैन अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। तो अब ये सब चलते समय एक दिन नाना जी ने कहा कि आजकल कंप्यूटर में इलेक्शन का एनालिसिस करते हैं, आप उसको पता है आपके बारे में? मैंने कहा MIT ने एक वोट प्रोफाइल एनालिसिस शुरू की है, उसमें कंप्यूटर से यानी पुरानी जो सारे वोटिंग हुए हैं सबको उसमें कंप्यूटर में डाल के वो बता सकती है कि भाई आपको कहाँ आपके पैसा को खर्च करनी चाहिए, कहाँ कैंडिडेट खड़ा करनी चाहिए, वो कंप्यूटर से हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए करोगे? मैंने कहा जरूर, आप बताइए पहले के पास कंप्यूटर है कि नहीं। नहीं, मैं कहीं से ढूंढ के लाऊंगा। तो पालकी वाला के मदद से उन्होंने बॉम्बे में कंप्यूटर ढूंढा। तो मैंने कहा कि ये डेटा चाहिए, वो सारी डेटा, वो नाना जी का तो क्या परिचय तो दुनिया भर में था, बड़े बड़े लोगों के साथ था, बड़े आश्चर्य होती थी। उन दिनों में कोई RSS संघ के साथ दोस्ती करने के लिए डरते थे, परंतु उसका ऐसा स्वभाव था। तो नाना जी ने फिर मुझे करने का, तो मैं लखनऊ के असेंबली इलेक्शन में नाना जी को रिपोर्ट दी कि यह है कंप्यूटर एनालिसिस। उस समय 400 कुछ सीट थे यूपी असेंबली में, 425, उसमें 425, हाँ 425 थी उस समय। जी जी, और 16 जनसंघ के पास थे। अच्छा हाँ, 16 या 15 ऐसे थे। तो मैंने उनको बताया और उन्होंने, आप उस समय के अखबार देखोगे तो हम रोज छाए हुए थे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो उसमें मैं 15-16 थी। तो नाना जी ने कहा कि, मैंने कहा कि भाई हमारे पास तो अब कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो कहीं लगता है मुझे कि विदेशी जाना होगा, क्योंकि हम यहाँ तो नहीं रह सकते हैं और पैसा मांग कर रहना भी ठीक नहीं है। तो मेरा सारा सेविंग्स खत्म हो गया है और मैं परिवार से तो नहीं मांग सकता। तो मुझे जब IIT से निकाला था तो उन्होंने मिसेस स्वामी का भी छुट्टी कर दिया था, तो हम दोनों बेरोजगार थे। तो फिर मैंने तो तय किया कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और मिसेस स्वामी ने कहा कि अच्छा मैं लॉ पढ़ूंगी। तो इसीलिए वो लॉयर बनी, मैं बना पॉलिटिशियन। तो उन्होंने एक दिन कहा मुझे, देखो ये हमें मेजॉरिटी मिल जाए असेंबली में तो मैं एक प्लानिंग बोर्ड बना के आपको उसका चेयरमैन बना दूंगा, तो आपको नौकरी हो जाएगी। तो बड़ी मेहनत मैंने की कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन आखिर में 61 सीट आए, 16 से 61 तक पहुंचे। परंतु जो 223 ऐसा कुछ, 212 ऐसा कुछ जरूरी थी, वो हम उसके निकट नहीं आए। तो मैं फिर निकला अपने गाड़ी, जो वो भी गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो नाना जी ने एक दिन मुझे रामनाथ गोयनका के पास गए और रामनाथ जी को कहा, ए रामनाथ जी, तुम्हारा जो गाड़ी बाहर खड़ी है, फिएट गाड़ी, बिल्कुल नई गाड़ी, उसका चाबी दो मुझे। तो पता नहीं क्या उसकी पकड़ थी, वो बिल्कुल अपने शिष्य जैसे रामनाथ गोयनका होते थे। तो उन्होंने उसको चाबी दिया, उसने चाबी को मुझको दिया, ये तुम्हारी गाड़ी है आज से। तो उस गाड़ी को मैं उपयोग कर रहा था और उस गाड़ी से मैं वापस जाते समय रोक्षना को कहा कि अब तो लगता है कि हम सब जगह आ गए, तो अमेरिका ही वापस चलेंगे। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो फोन बज रही थी, उठाया तो नाना जी ने कहा, कहाँ चले गए तुम?
मैंने कहा मैं तो अब तो हार गए, अब क्या है, चेयरमैन पार्लियामेंट्री बोर्ड का, आई मीन प्लानिंग बोर्ड का तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, तुम तो राज्यसभा जा रहे हो, तुरंत वापस आओ। तो उस दिन रात को मैं ट्रेन में बैठकर वापस गया और पार्लियामेंट का मेंबर बना। इमरजेंसी लगी और उसके बीच में जयप्रकाश नारायण को ये नहीं जानते थे, तो नाना जी ने कहा कि जयप्रकाश जी आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं सब जगह, तो आप जानते हैं। मैंने कहा हार्वर्ड में आए थे तो मैं जेपी का साथ उसके परिचय हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरा परिचय कराओ। मैंने जेपी को पूछा, जेपी ने कहा कि बहुत अच्छा, क्योंकि मैं भी सोच रहा था इतना गाली मैंने जनसंघ को दिया है पिछले 20-25 साल में कि वो साथ नहीं आएंगे तो संगठन किसका होगा, तो अब इस रास्ते से हो सकेगा। मैं तो उनको तुरंत लेकर आओ। तो मेरा उनका परिचय हुआ, दोनों का इतनी निकटता हुई, दोनों इतने क्लोज हो गए कि जनसंघ ही चला रहा था जेपी की मूवमेंट में। उसी में सरजू राय, राम बहादुर राय, ये नीतीश कुमार, ये सारे लालू यादव, ये सब लोग उसी इसमें से पनप के आए थे। और देन इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में मैं उनका ड्राइवर बना और मैं उनको सब जगह ले जाता था। एक दिन उन्होंने कहा कि ऐसे जगह जा रहा हूँ जहाँ आपको नहीं आना चाहिए, तो मैं नहीं आया, तो वहां वो अरेस्ट हो गए। तो उसके बाद नाना जी से संपर्क नहीं हुई। इमरजेंसी के बाद फिर हुई और उनको उस बीच में मुझे समझ में आ गई, क्योंकि एक दिन वाजपेयी ने कहा कि तुम नाना जी के साथ बहुत घूमते हो, वो मास लीडर नहीं है, वो आपको कुछ नहीं बना सकता है। मैंने कहा मैं बनाने के लिए तो नहीं उनके साथ हूँ, वो हमें समय देते हैं, बताते हैं, एजुकेट करते हैं, संगठन के बारे समझाते हैं। तो मेरी शुरुआत लड़ाई वाजपेयी से इसी बात पर हुई कि मैंने उसकी यानी आदेश, वो तो समझते थे मीठी तरह से बोले वो भी आदेश ही होता है, तो उनका जो उनको कहा मैंने माना नहीं। नाना जी के साथ रहे, परंतु इन दोनों के बीच में झगड़ा ज्यादा हो गई और नाना जी कई बार रोते भी थे कि किस भाषा में उनके साथ बात की। तो 1980 में उन्होंने मुझे कहा स्वामी मैं तो अब इस राजनीति में रह नहीं सकता, और वो चले गए। फिर उसके बाद बिल्कुल कट गई, मैं भी बीजेपी में नहीं गया, मैं जनता पार्टी में ही रहा वो 2012 तक। तो नाना जी इतने अच्छे आदमी थे, बहुत कम मिलते हैं, और मुझे हर्ष है कि मेरा भी डिमांड थी कि उनको भारत रत्न देना चाहिए और भारत रत्न उनको दिया गया। इसीलिए उसको तो कभी कोई भूल नहीं सकता, नानाजी देशमुख को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वामी। आज आपने हमारे दर्शकों को एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचित कराया जिसको हम राजनीतिक संत कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और पिछली वर्ष ही उनको भारत रत्न 2019 में दिया गया। ओवर टू जगदीश फॉर वाइंडिंग अप। Thank you, Dr. Swami. I vividly remember that whether we can call it a funeral or a whatever it was, when in Delhi, when Nanaji Deshmukh originally died and his body was brought to Delhi, I think you went there to pay his last respect. Yes. I would like to tell the viewers that Nanaji had willed his dead body to be for research institute for Yes. medical college. So Yes. Nanaji's body was donated for research purposes. Yes. So Yes. in his lifetime and even after, he was dedicated to the cause for which he has been fighting. In fact, he gave up. He could have easily become a minister, but he gave up That's right. for the sake of. His name was announced, but he refused to join. Yeah, so this was the dedication which led to the formation of BJP, the forerunner of the Jansangh, and dedicated people like Nanaji Deshmukh, and other name were Jagannath Rao Joshi, which Dr. Swami mentioned, which were some of the founding pillars of the present BJP and the previous Jansangh avatar of BJP. Yeah, Dattopant Thengdi also. Dattopant Thengdi. And so many others dedicated kartas which has brought BJP to power today. So we must
at this juncture, we must pay our respect to all these great people who have done this sacrifice for the building of this party. So